नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो महिलाओं के लिए काफी घातक है। वो है ब्रेस्ट कैंसर। अगर इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी इतनी घातक रूप ले लेती है कि इससे मौत भी हो सकती है। चलिए इस बीमारी पर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हर साल दुनिया भर में करीब 2.1 मिलियन महिलाओं को प्रभावित करता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जीनों में परिवर्तन की वजह से ब्रेस्ट कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने लगती हैं। आमतौर पर ब्रेस्ट की ग्रंथियों या पथ यानी नलिकाओं में कैंसर बनता है। कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाएं आपकी बाहों के नीचे लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकती हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से में फैल सकती हैं। भारत में हर 10 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और विशेषज्ञों का भी कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर की इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं की संख्या में बीते कुछ सालों के अंदर तेजी से इजाफा हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग प्रकार और चरण होते हैं। मोटे तौर पर स्तन कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, इन्वेसिव यानी तेजी से फैलने वाला और नॉन इन्वेसिव यानी धीरे धीरे फैलने वाला। 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमो के कारण होता है। शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर लक्षणहीन हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के प्रकार पर भी निर्भर करता है। हालांकि इस कैंसर का सबसे आम संकेत गांठ होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता है। यहाँ हम ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण बता रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण: ब्रेस्ट में कठोर गांठ महसूस होना, ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन होना, अंडरआर्म में गांठ या सूजन आना, ब्रेस्ट में खून आना। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने के भी कई साधन हैं, जैसे कि दूसरे कैंसर केसों में प्रयोग होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी आदि। लेकिन अगर केस हाई रिस्क वाला है तो समय समय पर लक्षणों की जांच की जानी चाहिए और इससे कैंसर की श्रेणी का जल्द से जल्द पता लगने और बेहतर रिकवरी की भी संभावना होती है। ये भी सच है कि आज ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ता एक शारीरिक रोग है, लेकिन इस रोग को टाला जा सकता है अगर सही सावधानी और परामर्श का पालन किया जाए। सबसे पहले महिलाओं को खुद लक्षणों की जांच करनी चाहिए और अगर कुछ अंतर दिख रहा है तो फौरन जांच करानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया है। तो भाई इस बीमारी से कैसे बचे, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं कैंसर विशेषज्ञ और साथ ही मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर जो डायरेक्टर है डॉक्टर गगन सैनी। डॉक्टर गगन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू पंकज। हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कैसे बनता है और किस तरीके से ये सबसे ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है? इसका बड़ा अच्छा अभी ब्यौरा आपकी रिपोर्ट में था। आपकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छे से उस बात को बता रही थी। मैं उसको रिपीट करता हूँ। जो ब्रेस्ट की जो ग्रंथियाँ हैं, ब्रेस्ट का क्या काम है? ब्रेस्ट का काम है मिल्क प्रोड्यूस करना जब बच्चा पैदा हो जाए। मेनली इस काम के लिए भगवान ने ब्रेस्ट को बनाया है। तो उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो जैसे जैसे प्रेगनेंसी होती है तो वो मैच्योर होकर मिल्क बनाने लायक हो जाते हैं। वो ग्लैंड्स के अंदर जो सेल लाइनिंग्स होती हैं जो उसको बनाती हैं, उन सेल्स के अंदर वो कैंसर बनता है, वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज ये है बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर कि ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर से ब्रेस्ट कैंसर बनता है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए बताया है कि जो गांठ है, अगर किसी भी तरह की गांठ होती है तो जरूरी नहीं होता कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो गांठें होती हैं, जैसे हम अभी आपने प्रेगनेंसी का भी जिक्र किया, तो प्रेगनेंसी के दौरान तमाम तरह की जो सिचुएशन होती है महिलाओं के अंदर अलग अलग होती है, तो उस समय पे कैसे पता चलेगा कि वो हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर है? ओके, सो बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है कि जी हमारी जो गांठें होती हैं उनको हम कैसे समझें कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है।
मेरे ख्याल से मेडिकली ये सोचना समझ पाना बड़ा मुश्किल है कॉमन मैन के लिए कि भाई उनको कैंसर है या नहीं है। आई थिंक उनके लिए सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि भाई कभी कोई गांठ हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। सो इसमें 2 स्टेप्स हैं। सो एक तो ये कि भाई हम चाहते हैं कि हमें हमारा कैंसर पता लग जाए। बेसिक पॉइंट ये है, हम सभी चाहते हैं, क्योंकि हमें सबको अच्छे से समझ में आता है कि कैंसर इफ़ डिटेक्टेड अर्ली इज़ क्योरेबल। तो इसलिए हम चाहते हैं टाइमली पता लग जाए। सो इस वजह से हम चाहेंगे कि हमारी गांठ जो है हमें टाइमली पता लग जाए। सो जब भी कोई गांठ पता लगे तो आप सबसे पहले आपके डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर जो है उसके अंदर से कोई टेस्ट ज़रूरी समझेंगे तो वो टेस्ट को करेंगे और आपको जो है वो कैंसर या नॉन कैंसर का आपको बताएंगे। जब कोई गांठ बनती है तो वो गांठ फील होने लायक साइज़ की होती है। सो हम ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस में मानते हैं कि कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर की होती है तभी वो फील हो पाती है। एक जनरल टर्म है कि भाई 1 सेंटीमीटर की जो कोई भी लीजन होगा, कोई भी चीज़ होगी, गांठ होगी, तो वो 1 सेंटीमीटर की होगी तभी फील होगी। तो व्हाट इफ़ हम उसको 1 सेंटीमीटर से पहले पकड़ना चाहें, हम 1 सेंटीमीटर से पहले पकड़ना चाहें किसी ब्रेस्ट कैंसर को, भाई इससे भी छोटा की गांठ हो। बहुत बारी पेशेंट्स हमारे पास इतनी बड़ी गांठें लेके आते हैं विच इज़ डेफिनेटली मच बिगर देन 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर से कहीं ज़्यादा है। तो एक तो ये कि छोटी से छोटी गांठ पकड़ी जाए जितनी उतना बेटर, और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि भाई गांठ बनने से पहले ही क्यों ना पकड़ा जाए। सो उसके लिए आता है मैमोग्राफी, जो कि 40 की उम्र के बाद रिकमेंडेड है। 40 की उम्र के बाद लेडीज़ को मैमोग्राफी अपनी करवानी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इंटरनेशनली उसका 80-85% क्योर रेट होता है। 80-85%। सो मतलब 80-85% क्योर रेट जो है वो तो हम चाहेंगे ही कि किसी भी बीमारी का हो, बट उसके लिए सिर्फ एडवांस ट्रीटमेंट होना ज़रूरी नहीं है, एडवांस डायग्नोस्टिक्स होना भी ज़रूरी है, एडवांस माइंडसेट होना ज़रूरी है, जिससे हम टाइमली उसे पकड़ सकें। बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 40 प्लस में अगर हम बात करें कैंसर की, तो कब कौन सी एज से महिलाएं जो होती हैं उनमें इसकी शुरुआत होती है? कैंसर वैसे 40 से पहले भी बन सकता है महिलाओं में, ऐसी बात नहीं है ब्रेस्ट कैंसर 40 से पहले नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट 40 के बाद ही कॉमनली बनता है, और 40 to 75 माना जाता है ईयरली मैमोग्राफी होनी चाहिए। इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ की अलग अलग रिकमेंडेशंस आती रहती हैं कि भाई मैमोग्राफी कोई कहता है भाई 1 पॉइंट के बाद 2 साल में कर लो एंड ऑल दैट। बट आप ये मान के चलिए मोटा मोटा एक मुश्त के भाई 40 के बाद हर साल मैमोग्राफी होनी चाहिए। सुनने में ये चीज़ बड़ी सिंपल लगती है, बट करते टाइम साल कब निकलता है पता नहीं लगता। तो बिल्कुल हाँ जी, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ के अंदर कि भाई हमें हर साल एक मैमोग्राफी करानी है। उसी प्रकार से जिस तरह से हम हर साल एक चांदी का सिक्का खरीदते हैं दिवाली वाले टाइम पे, तो एक मैमोग्राफी भी करानी चाहिए साल में किसी एक वक्त को चुन के। सो ये हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आप यहाँ पर कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रहे हैं, तो इसकी कैटेगरीज कितनी होती हैं? अगर हम बात स्टेज की करें, कितने स्टेज तक ये सबसे हाई लेवल पर पहुँचता है? बिल्कुल। कैटेगरीज ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो काफ़ी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। आजकल 4 कैटेगरी मानी जाती है मॉलिक्यूलर सिग्नेचर के हिसाब से। उस कैटेगरी में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी है, तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए रेलेवेंट है वो कैटेगरीज। जब कैंसर डायग्नोज हो जाए कि उसमें कौन सा हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है, कौन सा जो उसका जो मार्कर है वो पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा मार्कर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन का जवाब सिंप्लीफाइड तरीके से दिया जाए तो 4 तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी कम तेज़ होती है। जो लास्ट वाला टाइप होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होता है और सबसे ज़्यादा फल्मिनेंट होता है, मतलब एकदम तेज़ी से बढ़ने वाला होता है। तो ये होते हैं। और इसके अलावा आई स्टेज। सो ये तो हुई बीमारी की बायोलॉजी, यानी बीमारी की फितरत। इसके बाद हुई स्टेज जो होती है वो आती है कि ट्यूमर कितना बड़ा है उसके साइज़ के हिसाब से, गिल्टियों में कितनी गिल्टियों में पहुंचा है, कितना गिल्टियों के अंदर उसका लोड है, उस पर डिपेंड करता है। एंड तीसरा कि वो बॉडी के शरीर में फैला है या नहीं फैला, ये होती है स्टेज। ये वाले जो 3 फैक्टर्स हैं ये स्टेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक होता है बीमारी का बिहेवियर, एक होती है स्टेजिंग। सो कोई हल्के बिहेवियर वाली बीमारी एडवांस स्टेज में भी सिंपल तरीके से बिहेव कर सकती है, कोई एडवांस बिहेवियर वाली बीमारी, कोई बहुत फल्मिनेंट टाइप बीमारी, तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी अर्ली स्टेज में भी ख़राब तरीके से बिहेव कर सकती है। सो ये डिफरेंशिएशन है। तो ये आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आप एडवांटेज वाली बात कर रहे हैं कि एडवांस में जिस तरीके से चली जाती है बीमारी, अगर हम बात महिलाओं की करें, क्योंकि जो महिलाएं होती है ना कहीं अपना जो दर्द होता है उसको इतना बर्दाश्त करती हैं कि वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती हैं। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि जब बीमारी एकदम हाई लेवल पर पहुंचती है तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं, उस टाइम पर वो काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है ये बीमारी। तो किस तरीके से ये पहचान करें कि हमें कम से कम टाइम पर हमें ये पता चले कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है?
दो बातें, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो ये कि कोई ऐसा रिस्क ग्रुप नहीं है कि भाई हाँ जी आपको करनी है, और आप दूसरा ग्रुप है कोई जिसको आप जो छोड़ सकते हो अपनी वो करना, असेसमेंट करना, ऐसा नहीं है। सो सबको 40 के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए, जैसा मैंने बड़ा क्लियरली समझाया। तो 40 के बाद सबको मैमोग्राम कराना है, उसकी जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से आगे बढ़ना है। लाइफ बड़ी सिंपल है, बट जस्ट दैट कि हमें करना पड़ेगा ये वाला काम। तो कोई भी ऐसी महिला नहीं है कि भाई हाँ जी अच्छा आप मत कराओ ट्रीटमेंट। 75 के बाद इसलिए बोल दिया जाता है कि भाई 75 के बाद, पहले टाइम पे होता था कि इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, बट अगर कोई पर्सन है जो बहुत फिट 75 है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर 10 ईयर्स की बची है, उनका मैमोग्राम फिर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्यूमर डायग्नोज होगा तो वो उस 10 ईयर के लाइफ स्पैन को छोटा कर सकता है, कोई कैंसर अगर डायग्नोज होगा तो। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, एक ही तरीका है इस चीज़ को निवारण करने का, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे होगा? बेटर मेमोग्राफी से होगा, बट हाँ एक और तरीका होता है जो कि मैमोग्राफी से सुपीरियर बिल्कुल भी नहीं है, उसे कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी कि आप अपने हाथ को ऐसे करके ब्रेस्ट को प्रॉपरली, पूरे की पूरी ब्रेस्ट को आप चेक करें, जिससे आपकी कोई गिल्टी वगैरह आपकी हो वो पकड़ी जाए। पूरी की पूरी ब्रेस्ट को चेक करना है। हर पर्सन की ब्रेस्ट जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, और उनको अपनी ब्रेस्ट के पूरे एरिया को कवर करना है। कोई आप आराम से ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं इसकी टेक्निक को। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई डमी वगैरह नहीं है मेरे पास डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक दूसरी टेक्निक है जिससे कोई गिल्टी वगैरह पकड़ी जाए। बट प्रेफरेबल है कि उस गिल्टी के बनने से पहले ही पकड़ा जाए, तो बेस्ट है कि आप मेमोग्राफी कराएं। बट डेफिनेटली हर महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर शावर में खड़े होकर बाथरूम में किस दिन टाइम हो तो करें, तो महीने में एक बार वो करना भी एक बहुत ही समझदारी का ऑप्शन है। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उस दौरान जो पेन होता है ब्रेस्ट में महिलाओं को, अक्सर अगर बात करें हम 18 साल से ऊपर की या 40 साल से नीचे वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट में ना पेन होना शुरू होता है, छोटी छोटी गांठें भी जो होती हैं वो बनना शुरू होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो गांठें विस्तार रूप ले लेती हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं, उस दौरान हम किस तरीके से पहचानें, क्योंकि वो पेन भी काफी दिन तक रहता है। श्योर। सो जो हार्मोनल यानी मंथली चेंजेस के हिसाब से जो ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, इनफैक्ट वो जब खुद आप एग्जामिन करोगे तो किसी को गिल्टी की तरह फील होंगे, और पेन तो होती ही होती है उसके अंदर। ये जो चेंज है ये ब्रेस्ट कैंसर का चेंज नहीं होता, ये एक डिफरेंट तरह की बीमारी है, और ये जनरली जैसे जैसे आपकी बेसिकली एक पहले एक सिंपल बात करते हैं कि हर मंथ जो मंथली साइकिल होती है एक लेडी की, वो क्या होती है? उस मंथली साइकिल में एक एग रिलीज होता है, जो एग रेडी होता है फर्टिलाइज करने के लिए, फर्टिलाइज करके वो एक बच्चा बनाएगा। सो भगवान ने सिस्टम बनाया है कि हर महीने एक लेडी की बॉडी को वो रेडी करना शुरू कर देता है प्रेगनेंसी के लिए। ये भगवान का बनाया सिस्टम है, हम सिर्फ बोल रहे हैं उसके बारे में। सो इसी तरह से जब वो एक पर्टिकुलर फेज आती है उस महीने की साइकिल में, जिसमें वो ब्रेस्ट को भी रेडी करना शुरू करता है फॉर फ्यूचर चेंजेस, फॉर प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन, यानी कि जो एक माँ का जो वो होता है काम होता है कि भाई बच्चे को जो है दूध पिलाना। सो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से जो साइकिलिक चेंजेस आते हैं 28-28 दिन में, उसमें किसी लेडी में वो जो ब्रेस्ट में जो फर्क आता है वो पेन की तरह मैनिफेस्ट करता है। तो हो तो नेचुरल चेंज ही रहा है, बट वो पेन की तरह मैनिफेस्ट करता है। जब उसको हाथ लगाते हैं तो वो गिल्टी की तरह इसलिए महसूस होता है क्योंकि कुछ पार्ट्स उन्हीं ब्रेस्ट के ग्लैंड्स के, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके आ रहा है राइट नाउ, जो था वो ब्रेस्ट के ग्लैंड्स हैं, वो जो आपको फूल की तरह लग रहे हैं, जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अब तो नहीं है, तो 1 सेकंड पहले था, तो वो ब्रेस्ट अब जो आए ये जो है ब्रेस्ट के ग्लैंड्स हैं। ये सारे के सारे ग्लैंड्स मिलकर के मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब इन ग्लैंड्स में जो चेंजेस आ रहे हैं मंथली, वो चेंजेस पेन की तरह मैनिफेस्ट करते हैं, और जब हाथ लगाएं तो वो कभी कभी नोड्यूल की तरह, पर मास की तरह, पर वो कभी गोल गिल्टी एकदम वेल फॉर्म्ड गिल्टी नहीं होगी, वो नॉन स्पेसिफिक सी होगी, लगेगा गिल्टी है बट कभी आप उसको ऐसे हाथ में पकड़ नहीं पाएंगे। सो ये एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग इसको कैंसर की तरह से कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं। इनफैक्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का ये एक डाउन साइड है कि पेशेंट्स फिर ये वाली प्रॉब्लम्स पकड़ने लग जाते हैं। इसलिए जो है बेस्ट है कि जो भी आप प्रॉब्लम पकड़ रहे हैं उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो बता पाए कि वो सही है, कैंसर रिलेटेड है या नॉन कैंसर रिलेटेड है। सो आपके क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर देते हैं अब कि भाई जो ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं साइकिल के हिसाब से, वो कैंसर नहीं है, उनसे कैंसर बनता भी नहीं है।
उनमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है जब कोई लेडी प्रेगनेंसी में एंटर करती है, क्योंकि फिर वो बार बार साइक्लिकल चेंजेस आने बंद हो जाते हैं एंड वो ब्रेस्ट जो है वो एक सर्टेन मैच्योरिटी पे जाकर के जब वापस आते हैं प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद में, तो उनमें वो वाले चेंजेस जो है वो टेक्निकली ख़त्म हो चुके होते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो मोस्ट कॉमन मिथ्या है कि भाई हाँ जी साइकिल्स के साथ जो वो बन रहा है वो कैंसर ज़रूरी नहीं, मोस्टली नहीं होता वो। बिल्कुल। डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आपने अभी प्रेगनेंसी की बात की है, अगर बात इस दौरान हम ये भी करें कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो जाती है, तो क्या इसका इफेक्ट जो बच्चा है उस पर भी होता है? तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर की समस्या होती है। सो मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी से ब्रेस्ट कैंसर की समस्या नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, वो हमने अभी बात की ना कि भाई खुद चेक करते रहना चाहिए ब्रेस्ट को, अभी बात कर रहे थे। सो इतना बताने के बाद, इतना नॉलेज के बाद भी सब लोग चेक नहीं करते। बट जब प्रेगनेंसी होती है तो एंटीनेटल केयर, ANC जो क्लिनिक्स होते हैं, एंटीनेटल केयर क्लिनिक्स होते हैं, उसमें ब्रेस्ट हेल्थ के लिए ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है कि भाई हाँ जी इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो कई बार वो कैंसर्स जो हैं वो वहाँ पर पकड़े जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स का इंक्रीज होता है उससे जो प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से ब्रेस्ट कैंसर एग्जिस्ट करता है, वो थोड़ी स्पीड से बढ़ जाता है या मैनिफेस्ट कर लेता है। ये सारी बातें अपने आप में एक साइंटिफिक डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है, बट एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक हमारी फ्रेंड्स के लिए जो हमारे जो टीवी देख रहे हैं उनके लिए ये वाली बात समझनी है कि भाई प्रेगनेंसी से ब्रेस्ट कैंसर होना बहुत ज़्यादा लाइकली नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान हाउएवर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाता है। सो ये हुआ पहले बात का पहला क्लैरिफिकेशन। अब दूसरी बात ये कि अगर किसी का प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा ही गया है तो फिर अब आगे उसके लिए क्या करना है, उसके बच्चे के लिए उसको कैसे मैनेज करना है। इस पे कई सारी किताबें और आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। सो इसको इतनी आसानी से समझाना आसान नहीं होगा क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है। बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि हमें वो 4 टाइप्स भी असर्टेन करने पड़ते हैं कि वो उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या है, उसका जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है वो क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में उन टेस्टों को करवाते हैं, उसको चेक करते हैं, स्टेजिंग करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी हम कभी कभी इमेजिन करते हैं कि भाई अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर, किसी के प्रेगनेंसी है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसको तो पेट में बच्चा है तो बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। आई थिंक वही क्वेश्चन भी है आपका कहीं ना कहीं। सबसे अहम यही है कि क्यों उस बच्चे पर उसका ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, कि आने वाले टाइम में ये हो कि बच्चे पर कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो 9 महीने की आप प्रेगनेंसी अगर माने, जो 9 ही मानी जाती है प्रेगनेंसी, सो 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहले 3 महीने जो होते हैं उसके अंदर बच्चा सबसे ज़्यादा रिस्क पे होता है। जो सेकंड 3 महीने होते हैं, इसे कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, उस दौरान हम ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क टू द बेबी, बच्चे के रिस्क के बिना। सो सर्जरी तो उसका फर्स्ट स्टेप है ही। और वैसे भी अगर वो उस टाइम पर डायग्नोज हो रहा है तो लाइकली है कि थोड़ा अर्ली स्टेज ही होगा, तो उसकी हम सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी के बाद डिपेंड करता है कि आप आगे क्या ट्रीटमेंट करोगे। अगर तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कोई ऐसी कीमोथेरेपी की ज़रूरत है जो बहुत एक्सटेंसिव और बच्चे को नुकसान कर सकती है, तो उसको नहीं दिया जाता। दूसरी चेंज करके कीमो दी जाती है, डोज चेंज करके दी जाती है और वेट किया जाता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी मैच्योर करें और बच्चे को जल्दी से जल्दी हम सिजेरियन करके उसको हम फ्री करें बच्चे से, ताकि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। तो ये इस तरह से होता है ये वाला ट्रीटमेंट। बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से आपने अभी महिलाओं के बारे में बताया, अगर हम बात पुरुषों की करें तो उनके अंदर भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं मिली हैं, तो कितना अंतर दोनों में पाया जाता है? ओके, सो पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर ना बहुत अनकॉमन होता है, बट पुरुषों में ब्रेस्ट सब पुरुषों के पास होती है, बट उसकी ब्रेस्ट की शेप जो होती है वो महिलाओं की प्रकार की नहीं होती। महिलाओं की शेप ऐसी इसलिए हो जाती है क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, बचपन में जब उसकी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी बॉडी के चेंजेस और उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये जो इनफैक्ट वंस अगेन ये जो लोब्यूल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये डेवलप होने लग जाते हैं और ये एक सर्टेन शेप बनाते हैं जो एक टिपिकल ब्रेस्ट की शेप होती है। आदमियों में वो वाले हार्मोन्स नहीं होते, इसलिए वो एट्रोफी कर जाता है। एट्रोफी माने वो दब जाता है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, एकदम सूक्ष्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है वो ख़त्म हो जाता है। सो कहीं ना कहीं वो ग्लैंड्स मेल बॉडी में भी होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, और किसी बैड लक में किसी को वो कैंसर के चेंजेस उसमें क्रिएट हो जाते हैं और वो मेल ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे वो बड़ा अनकॉमन होता है, बट मेल ब्रेस्ट कैंसर जो होता है बिकॉज फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर फैट भी होता है और उसका एक सर्टेन साइज़ होता है, जबकि मेल की ब्रेस्ट के अंदर कोई फैट नहीं होता और कोई उसका साइज़ नहीं होता प्रैक्टिकली मैक्सिमम लोगों में।
तो वो जब हल्का सा भी बढ़ता है तो वो स्किन वगैरह को और आसपास के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो एडवांस कैंसर बड़ी जल्दी बन जाता है मेल्स का ब्रेस्ट कैंसर। बट खैर ये एक अलग बात है। मेल्स को आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग या कोई ऐसा सेल्फ एग्जामिनेशन करना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज इतना रेयर होता है वो कि इस तरह की चीज़ें करने का कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट नहीं निकलेगा। सो ये वाली सारी डिस्कशन जो है ये फीमेल्स के लिए ही है जो अभी तक की है मैंने। बिल्कुल डॉक्टर गगन, जिस तरीके से अभी हम सर्जरी की बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर में ना हाई जब स्टेज पहुंचती है तो हम सर्जरी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी के बाद भी अगर हम जो एक पार्ट है उसको निकाल देते हैं लेकिन सेकंड पार्ट में फिर से हमें वही सिचुएशन मिलती है, तो इस दौरान किस तरीके की सिचुएशन सामने आती है? सो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर सर्जिकली निकाल रहे हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि जी वो तो अब ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि भाई सर्जरी ही तो हमें समझ में आता है कि ऑर्गन निकाल दिया तो या कुछ ऐसे कर दिया। बट आपको समझना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कर्क रोग है। कर्क रोग, व्हाट इज़ कर्क? कर्क इज़ क्रैब। यानी क्या कि वो अगर जो छोटा सा क्रैब होता है उसके पैर जो होते हैं वो बहुत सारे निकले होते हैं। सो ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम है कैंसर को। मतलब क्रैब जिसने भी रखा नाम उसने यही सोच के रखा, बिकॉज उसने ये पाया कि जितना है उससे कहीं ज़्यादा तक आगे तक है। सो पहली चीज़ ये कि जो हम सर्जरी करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसमें हम उसको पूरा निकाल भी देते तब भी वो वापस क्यों आता है? पहला क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने दिया। वो कर्क रोग है, उसकी बिहेवियर के हिसाब से होता है, वो ब्लड में चला जाता है साइज़ के हिसाब से, या फिर एक्जिला की गिल्टियों में चले जाता है, या जो हमारी मसल्स हैं चेस्ट की उसके अंदर चले जाता है। सो उसके लिए आपको एडिक्वेट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। सिर्फ सर्जरी करा के काम ख़त्म नहीं होता। सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी एज पर स्टेज इंडिकेटेड जैसे जैसे है इंटरनेशनली वैसे वैसे उसको करना होता है, जिसके लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में ग्रुप बेस्ड डिस्कशन जहाँ सारे डॉक्टर्स हों वहाँ पर आप जाएँ तो आपको ये वाली हिदायत जो है प्रॉपरली मिलेगी। सिर्फ सर्जरी कराने के बाद फ्री हो जाना ये कोई हिदायत सही नहीं होती हमेशा। ये आपको एक प्रॉपर ग्रुप के थ्रू मिले तो ही फ़ायदा होता है। ये हुआ पार्ट नंबर 1 कि भाई सर्जरी। हाउएवर सर्जरी के बाद कैंसर सारी ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा नहीं है कि वापस आ ही नहीं सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर, इंसिडेंस कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाते हैं। सो कैंसर तो फिर भी वापस आता है। इसलिए ट्रीटमेंट के बाद भी रेगुलर फॉलोअप रखना ज़रूरी होता है, जिसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं जब भी ये चीज़ सामने आती है। इसके अलावा एक डिस्कशन और होती है कि जी अगर हमने सपोज एक ब्रेस्ट में से निकाल दिया तो वो दूसरी ब्रेस्ट में आ गया तो भाई ये कैसे हो गया, ये डिस्कशन भी कई बार होती है। तो ये एक बड़ा रेयर फिनोमिनन होता है, ये इतना कॉमन फिनोमिनन नहीं होता। और जो दूसरी ब्रेस्ट में कैंसर होता है वो नया कैंसर होता है, वो उस कैंसर का पार्ट प्रैक्टिकली नहीं होता, वो जनरली एक नया कैंसर होता है। उसकी स्टेजिंग भी दोबारा से की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट भी अलग से की जाती है। किसी पेशेंट को वो दोनों के दोनों साथ हो जाते हैं तो वो 2 कैंसर्स लेफ्ट और राइट की अलग अलग स्टेजिंग करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। किसी को एक टाइम ये हुआ, ठीक हुआ, उसके कुछ समय बाद दूसरा हुआ, तो उसमें फिर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं दोबारा से करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमें सेकंड स्टेज पर भी दूसरी साइड भी अगर हमें होता है तो उसका ट्रीटमेंट फिर से शुरू होता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गगन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतने सारे जो परामर्श हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना और साथ ही कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी और एक फिर से नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।